आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 पर खबरों को मात्र 10 मिनट में। नए साल की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कही और कहा कि ये कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी का दावा बांग्लादेश के 1.5 करोड़ लोगों का नाम हटाने का है, लेकिन यह उनकी राजनीतिक हताशा का संकेत है। पहले ये लोग 200 पार का नारा दे रहे थे और अब एसआईआर की बात कर रहे हैं। ममता ने सवाल उठाया कि घुसपैठियों को हटाने के लिए ये लोग अब तक क्या कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बंगाल में बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन केवल एक राजनीतिक चाल है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हवा दिया जा रहा है। उनका दावा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सभी घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई के बारे में राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने मजाकिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करने की तारीख को बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 कर दिया है। इस विशेष गहन संशोधन के चलते लगभग 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। नए साल के जश्न से पहले भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आशंका है कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों की साजिशें हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दृश्यता शून्य होने के कारण सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए एक खास समुदाय के वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता मथुआ समुदाय के वोटरों को डरा रहे हैं कि एसआईआर के बाद उनका वोटिंग अधिकार छिन जाएगा। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की मंत्री शशि ने अमित शाह के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2026 के चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा अभी पार नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने संघ को राजनीति से अलग बताया था। संजय ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि वह रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन अब लोग बिना। नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली कट्टरपंथी ताकतों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समय रहते सुधरने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की तस्वीर साझा करते हुए 2025 में विकसित भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को आसान बनाया गया है और अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई आयकर नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड पर एनबीजेपी ही सरकार पर हमला बोला, जबकि बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यादव समाज को सम्मान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल के पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,26,350 में बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,670 है। राहुल गांधी ने मनरेगा योजना में बदलाव के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला बोला। इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बताते हुए कहा कि ये बिल ग्रामीण गरीबों की रोजी रोटी के लिए खतरा बन रहा है। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2,500 ट्रांसफर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने हिंदू समुदाय से 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तीखा बयान दिया है कि वह उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने देगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ऐलान किया है कि अब आम आदमी इमरजेंसी के समय अदालत जा सकेगा। ममता बनर्जी के बयान पर
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे असम बांग्लादेश जैसा बन सकता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर मतदाता सूची से 54 लाख नाम हटाए गए हैं। बुधवार की सुबह जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई। मौसम विभाग ने नए साल को लेकर अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जताई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच भारत पाकिस्तान के तनाव पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चिंता जताई कि चीन पाकिस्तान का बड़ा आरक्षा साझेदार है। एंजेल चकमा की हत्या पर कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह पर वार किया और कहा कि यह नफरत भरे अपराध का उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने हितग्राहियों को 5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। बिहार में राशन कार्ड धारियों पर कदम उठाते हुए 57 लाख के नाम हटाने का आदेश जारी किया गया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बुराई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, जिससे समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तरह देश और दुनिया की ये महत्वपूर्ण खबरें हमें दिखाती हैं कि राजनीति, सामाजिक मुद्दे और कानून व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हमें हर पल जागरूक रहना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। नए साल की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कही और कहा कि यह कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी का दावा बांग्लादेश के 1.5 करोड़ लोगों का नाम हटाने का है, लेकिन यह उनकी राजनीतिक हताशा का संकेत है। पहले ये लोग 200 पार का नारा दे रहे थे और अब एसआईआर की बात कर रहे हैं। ममता ने सवाल उठाया कि घुसपैठियों को हटाने के लिए ये लोग अब तक क्या कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बंगाल में बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन केवल एक राजनीतिक चाल है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हवा दिया जा रहा है। उनका दावा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सभी घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई के बारे में राजस्थान सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने मजाकिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करने की तारीख को बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 कर दिया है। इस विशेष गहन संशोधन के चलते लगभग 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। नए साल के जश्न से पहले भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आशंका है कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों की साजिशें हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दृश्यता शून्य होने के कारण सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए एक खास समुदाय के वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता मथुआ समुदाय के वोटरों को डरा रहे हैं कि एसआईआर के बाद उनका वोटिंग अधिकार छिन जाएगा। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की मंत्री शशि ने अमित शाह के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2026 के चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी 50 सीटों का आंक अभी पार नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने संघ को राजनीति से अलग बताया था। संजय ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि वह रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन अब लोग बिना। नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने वाली कट्टरपंथी ताकतों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समय रहते सुधरने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री
मोदी ने लाल किले की तस्वीर साझा करते हुए 2025 में विकसित भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को आसान बनाया गया है और अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई आयकर नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड पर एनबीजेपी ही सरकार पर हमला बोला, जबकि बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यादव समाज को सम्मान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल के पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,26,350 में बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,670 है। राहुल गांधी ने मनरेगा योजना में बदलाव के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला बोला। इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बताते हुए कहा कि यह बिल ग्रामीण गरीबों की रोजी रोटी के लिए खतरा बन रहा है। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2,500 ट्रांसफर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने हिंदू समुदाय से 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तीखा बयान दिया है कि वह उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने देगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ऐलान किया है कि अब आम आदमी इमरजेंसी के समय अदालत जा सकेगा। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे असम बांग्लादेश जैसा बन सकता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर मतदाता सूची से 54 लाख नाम हटाए गए हैं। बुधवार की सुबह जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई। मौसम विभाग ने नए साल को लेकर अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जताई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच भारत पाकिस्तान के तनाव पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चिंता जताई कि चीन पाकिस्तान का आरक्षा साझेदार है। एंजेल चकमा की हत्या पर कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह पर वार किया और कहा कि यह नफरत भरे अपराध का उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने हितग्राहियों को 5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। बिहार में राशन कार्ड धारियों पर कदम उठाते हुए 57 लाख के नाम हटाने का आदेश जारी किया गया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बुराई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, जिससे समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तरह देश और दुनिया की ये महत्वपूर्ण खबरें हमें दिखाती हैं कि राजनीति, सामाजिक मुद्दे और कानून व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हमें हर पल जागरूक रहना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि इस समय देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कितने गंभीर हैं। कई राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जो युवाओं के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार रोजगार सृजन की बात की है, लेकिन धरातल पर स्थिति में